हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर होता है इसको डिस्कस करने वाले हैं। न्यू पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। इसमें से हो सकता है कई क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिले, तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और ये सैम्पल पेपर यूज़फुल होगा आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं इसे। और ये मैंने लिया है सपोर्टिंग मटेरियल के अंदर, ये सैम्पल पेपर दिया हुआ है वहाँ से ले रखा है, तो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको आपकी तैयारी का पता लग जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले सेक्शन ए की। तो जो सेक्शन ए होता है हमारा, इसमें क्या होता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है और उसके बाद आपको अपने उत्तर के हिसाब से सही विकल्प चुनना है। कालक्रम का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई वो बताना है, फिर उसके बाद कौन सी घटना हुई, फिर उसके बाद कौन सी घटना हुई और सबसे लास्ट में कौन सी घटना हुई। इस आधार पे आपको इसको कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो आप कालक्रम के अनुसार इसको तभी लगा पाओगे ना जब आपको पता होगा कि कौन सी घटना कब हुई है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत और रूस के सामरिक संधि की। तो ये 2001 के आसपास की बात है। अफगानिस्तान पे सोवियत का जो आक्रमण हुआ था या हस्तक्षेप था, ये 1979 के आसपास की बात है। 1979 है एग्जैक्ट। वैसे तो सोवियत संघ का विघटन जो था ये 1991 है और जो रूस की क्रांति थी 1917 है। ठीक है, अब एक बार आप देख लो, बाकी मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख भी दिया है 1917, 1979, 1991 और 2001। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कौन सी घटना हुई है, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले ये घटना हुई है यानी 1917 वाली, यानी कि 4 जो है वो सबसे पहले आएगा। अब आप यहाँ पे देखो किस ऑप्शन में 4 आपको सबसे पहले दिख रहा है। यहाँ पे तो आपको सबसे पहले 1 दिख रहा है, यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, यानी कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपको 4 सबसे पहले दिख रहा है, यानी कि सी ऑप्शन। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मान लो अगर किसी और में 4 होता तो हम वहाँ पे चेक करते, लेकिन यहाँ पे तो हमें किसी दूसरे में 4 दिखा नहीं। ठीक है, तो ये अपना क्लियर हो जाएगा। और चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि स्वतंत्रता के ठीक बाद भारत के नियोजित विकास के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया था। तो आप सभी जानते हैं कि योजना आयोग बनाया गया था जिसको हम प्लानिंग कमीशन कहते हैं। अब ये जो प्लानिंग कमीशन था ये क्या काम करता था, 5 ईयर प्लान बनाता था। ठीक है, 5 ईयर प्लान जिसको हम हिंदी में पंचवर्षीय योजना बोलते थे, ये वो बनाया करता था। ठीक है, ये तो हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत की कौन सी एक देसी रियासत ने शुरुआत में भारतीय संघ में शामिल होने का विरोध किया। आपको नाम देखते ही पता लग गया होगा कि हैदराबाद। हैदराबाद की पूरी एक स्टोरी है निजाम वाली, जो चैप्टर में आपको डिटेल में बताई है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा, आपने समझा है आराम से कि हैदराबाद किस तरीके से आसानी से शामिल नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। तो एक बार ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखिए। इसमें जो बिजली अधिनियम था ना, विद्युत अधिनियम, ये हो जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 सूची 2 से सही मिलान आपको करना है। तो इसमें देखिए सूची 1 में आपके सामने जो दे रखे हैं कुछ स्टेटमेंट है, उसके सामने कुछ देश के नाम है। इन दोनों को आपको बहुत ध्यान से देखना है, फिर आपको इसको मैच करना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम एक बार। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने वाला पहला देश। तो देखो ए जो है ये श्रीलंका है। ठीक है, अब ऑप्शन में आपको यहाँ पे श्रीलंका दिख ही नहीं रहा है। इसके बाद चलो आगे और पढ़ते हैं दोबारा से। पहले इस देश में सुल्तान का शासन था, अब ये एक गणराज्य है। तो ये दूसरा नंबर यानी बी जो है ये मालदीव था। अब B1, ठीक है, B1 को देखते हैं कहाँ कहाँ पे है। तो 2 जगह है, 3 जगह है बल्कि, तो ऐसे हम कंफर्म नहीं कर सकते, आगे और पढ़ना पड़ेगा। चारों तरफ से धरती से घिरा हुआ देश यानी नेपाल जो है वो चारों तरफ से धरती से घिरा हुआ है। और C4 यानी कि C को 4 से मैच करेंगे। तो C का 4 कहाँ दिख रहा है आपको, एक में ही दिख रहा है C का 4। ठीक है, C का 4 किस में दिख रहा है आपको, C ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो आपका C हो जाएगा। ठीक है, इसका C हो जाएगा। अब इसमें A का 2 बता रखा है यानी कि A का 2। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने वाला पहला देश। ठीक है, वैसे तो ये यहाँ पे श्रीलंका होगा, लेकिन अगर आपके सामने ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो आप इंडिया इसको मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग इंडिया बन रहा है और ऐसे ही मैच कर सकते हैं आप इन सभी को। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथनों को क्रमशः अभिकथन ए और आर के रूप में दिया गया है, इसको समझते हैं। सबसे पहले अभिकथन पढ़ते हैं। भारत में चौथे आम चुनाव से पहले
लोगों ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्न की कमी तथा बढ़ती हुई बेरोजगारी के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक है। फिर मॉनसून की असफलता, सूखा, खेती की पैदावार में गिरावट, गंभीर खाद्य संकट, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिली। क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें अगर हम सही तरीके से देखें ना, तो अभिकथन जो है हमारा वो भी ठीक है, और कारण देखें तो वो भी ठीक है, और कारण जो है कहीं ना कहीं उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो अपना क्या हो जाएगा इसमें, एक बार ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, कि उसकी सही तरीके से व्याख्या भी कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील देश जनसंख्या की वृद्धि दर को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने वाला पहला देश था? ठीक है, तो यहाँ पे श्रीलंका है। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं श्रीलंका ऑप्शन में है भी या नहीं। यह है। ठीक है, तो 7th का आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए, हो सकता है कई बार क्या होता है, टाइपिंग की मिस्टेक हो जाती है, कोई क्वेश्चन में गलती हो, लेकिन पेपर में बहुत कम चांस है कि कोई क्वेश्चन गलत हो सकता है। बिल्कुल मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक ही आएगा, तो पेपर में ध्यान रखना। 8वां क्वेश्चन है कि भारत के योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, भारत के योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहले योजना आयोग होता था, अब उसको ख़त्म करके नीति आयोग लाया गया। अब इसमें खालिस्तान में इनमें से देखना कौन सा सही आएगा। तो अगर 8वें को एक बार आप सारे ऑप्शन को पढ़ लो, तो ये बहुत पुराना हो गया था, ये नहीं होगा। ये विकास की नई चुनौतियों का सामना करने में अप्रासंगिक होता जा रहा था, ये सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आ जाएगा इसमें, कि अब ये नई चुनौतियां जो थी उसका सामना सही से नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 9th क्वेश्चन को देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए, यहाँ पे पद आएगा, ये भी टाइपिंग की मिस्टेक है। प्रधानमंत्री पद के लिए इंदिरा गांधी और निम्नलिखित में से किस एक के बीच में तीव्र प्रतिस्पर्धा थी? तो इंदिरा गांधी का कंपटीशन किससे था? सीधा सीधा मोरारजी देसाई से था। ठीक है, तो 9th का ए हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे। क्वेश्चन नंबर 10th में बताया है कि अभिकथन और कारण है, इन दोनों को पढ़ना है और फिर इसको मैच करना है। तो देखिए, वर्तमान में वैश्विक वातावरण गर्म होता जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। धरती का समताप मंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो 10वें क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो ये बिल्कुल ठीक है कि वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन धरती का समताप मंडल में ओजोन गैस की मात्रा जो है लगातार कमी हो रही है। ठीक है, तो ये भी ठीक है, ओजोन की मात्रा कम हो रही है जिसकी वजह से उसमें छेद होता जा रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं उसको मैच नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पे बी लगा सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। किस घटना ने सोवियत संघ में साम्यवाद के अंत को चिन्हित किया? यानी कि किस घटना ने सोवियत संघ में साम्यवाद के अंत को, यानी साम्यवाद खत्म हो चुका है, इसको चिन्हित किया? क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए। तो इसमें क्या है, सीधा सीधा जो सोवियत संघ का विघटन था ना, इसने चिन्हित किया। यानी कि जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है, साम्यवाद का अंत हो जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे मान सकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपको ढूंढना था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। उस राज्य का नाम लिखना है आपको जिसमें से छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। अब सोचिए कि छत्तीसगढ़ किससे बनाया गया होगा? तो ये एमपी से बनाया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश से। इसके बाद हम चलते हैं, ये तो हमारा था सेक्शन ए। अब हम चलेंगे सेक्शन बी की तरफ। ठीक है, सेक्शन बी में होते हैं क्या, हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स के। इसको समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे जो क्वेश्चन है कि जून 1992 में ब्राज़ील में जो रियो डी जनेरियो है, यहाँ पे जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है, इसमें किन्हीं 2 परिणामों की व्याख्या करनी है। यानी कि पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, इसमें 2 परिणाम इसके बताने हैं। तो देखिए, इसमें क्या हुआ था, इसमें जो एजेंडा 21 है, इसके रूप में विकास के कुछ तौर तरीके सुझाए गए। हुआ क्या था कि बहुत ज़्यादा मतलब औद्योगिकरण हो रहा था, जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा था और पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा था। तो इस बात पे चर्चा हुई थी कि हमें कुछ ऐसे तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे विकास के, जिससे कि पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, इस पे चर्चा हुई। फिर सतत विकास पर आम सहमति थी। सभी ये चाहते थे कि हमें सतत विकास करना है, यानी कि हमें अपना तो विकास करना ही है, लेकिन हमें हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारी भावी पीढ़ी है, उसका भी हमको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी बात थी। फिर साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियां हों, ये जो सिद्धांत है, देखो यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, सिद्धांत जो है इसको स्वीकार किया गया। तो ये 2-3 मुख्य बातें थी, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन है और आपसे 2 ही परिणाम पूछे हैं, तो आप कोई 2 पॉइंट यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। और देखिए, सपोर्टिंग मटेरियल में ना थोड़ा ध्यान रखना, कई जगह पे गलतियाँ होती हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो गलती मिलेगी, तो थोड़ा ना सीरियस होकर पढ़ना, सोच समझ के।
क्योंकि मैंने ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, मैंने सीधा इसमें पीपीटी में इसको डाला है, उसके बाद मैं आपके सामने डायरेक्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे नहीं पता कहाँ पे क्या गलती है। तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के मुद्दे और विश्व राजनीति का हिस्सा क्यों बन गए? किन्हीं दो कारणों का विशेषण कीजिए, ठीक है, विश्लेषण कीजिए, सॉरी। तो पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के मुद्दे जो है आज दुनिया में राजनीति का हिस्सा क्यों बन गए, ये पूछा गया है। तो देखो आपकी एनसीईआरटी में एक लैंग्वेज लिखी हुई है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते होंगे कि यार ये जो हम पर्यावरण पढ़ते हैं, पर्यावरण में जो प्रदूषण बढ़ते हैं, ये हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको तो हमें जियोग्राफी में पढ़ना चाहिए था, या फिर हमें किसी और सब्जेक्ट में इसको पढ़ना था, मेनली तो हमें इसे भूगोल में ही पढ़ना था, लेकिन हम इसमें क्यों पढ़ रहे हैं? तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो भाई इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि देखो ये पर्यावरण की समस्या है, ठीक है, दुनिया भर में आज के समय में पर्यावरण की समस्या है, पॉल्यूशन, प्रदूषण हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ये हर जगह है। लेकिन इसका सॉल्यूशन होगा कैसे? तो इसका सॉल्यूशन होगा राजनीति के जरिए, यानी जब दुनिया भर की सरकारें, दुनिया भर के राजनेता मिलकर मीटिंग करेंगे, कुछ विशेष कदम उठाएंगे, कुछ पॉलिसी में चेंजेस करेंगे, तभी तो ये सॉल्व हो पाएगा ना। इसीलिए हम इसको किस में पढ़ते हैं? इसको हम राजनीति का हिस्सा बन गया, इसे हम राजनीति में पढ़ते हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में समझा दिया। अब चलो एक बार इसको किताब की लैंग्वेज में देख लेते हैं। देखिए आज के समय में पूरी दुनिया में कृषि योग्य जो भूमि है उसका विस्तार नहीं हो रहा है, यानी वो घटती जा रही है, और मौजूदा कृषि भूमि का एक बड़ा हिस्सा जो है वो अपनी उर्वरता खो रहा है, ठीक है, यानी कि जो कृषि योग्य भूमि है ना जो आज के समय में अवेलेबल है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी उर्वरता को खोती जा रही है, यानी कि उसकी उर्वरक क्षमता कम हो रही है। पूरी दुनिया में देखें तो 1.2 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनको साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा है। विश्व में प्राकृतिक वनों को ऐसे काटा जा रहा है जिससे जलवायु, कहीं ना कहीं जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि ओजोन परत की जो ओजोन जो गैस है उसमें भी कमी होती जा रही है, जो हमारे पर्यावरण के लिए खतरा बन सकता है। तो ये सारे मुद्दे जो हैं, ये जितने भी मुद्दे जो हैं, ये सारे के सारे, ठीक है, कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन जो किया जाएगा ना वो वैश्विक स्तर पे विभिन्न देश की सरकार के सहयोग से ही हो सकता है। इसीलिए इसको हम राजनीति के अंतर पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिंपल था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा पारित जो प्रस्ताव है, इसमें जो सम्मिलित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संबंधित किन्हीं दो शिकायतों को स्पष्ट करना है, ठीक है। यानी कि 1992 में क्या हुआ था, यूएनओ की जो महासभा थी, महासभा में एक प्रस्ताव पारित हुआ था जिसमें कि सुरक्षा परिषद की शिकायत की गई थी, ठीक है। सुरक्षा परिषद की शिकायत में क्या कहा गया था इसको समझना है, और ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ भाई, देखो आप सीरियस हो या नहीं हो पता नहीं, लेकिन आप इस क्वेश्चन को रट के जाना। ये बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। सुरक्षा परिषद जो है अब समकालीन राजनीतिक वास्तविकताओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती है, बिल्कुल सही है। देखिए सुरक्षा परिषद जिस उद्देश्य से बनाई गई थी उस उद्देश्य का सही तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रही है, और सुरक्षा परिषद में कमी भी है। आप देखते हो कि जो यूएनएससी है यानी सुरक्षा परिषद है, इसमें दो तरह के मेंबर होते हैं, एक परमानेंट मेंबर होते हैं जिनकी संख्या 5 है, और दूसरा टेम्परेरी मेंबर होते हैं जिनकी संख्या 10 है, हम जानते हैं, ठीक है। अब महासभा की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो महासभा जो है या आम सभा जो है उसमें क्या हुआ है, उसमें मेंबर की संख्या बढ़ते बढ़ते 193 हो गई है, लेकिन यहाँ पे संख्या 5 और 10 ही है, ये संख्या नहीं बढ़ रही है। तो ऐसे में आप कैसे सोच सकते हो कि यूएनएससी पूरी दुनिया की सही तरीके से प्रतिनिधित्व कर भी पा रही होगी, ठीक है। तो इस पे ये शिकायत की गई थी। दूसरा पॉइंट देखो, ये जो फैसला लेती है ना यूएनएससी जो संस्था है, ये जो फैसला लेती है इसमें केवल पश्चिमी मूल्यों और हितों को दर्शाते हैं, और इस पर कुछ शक्तियों का वर्चस्व है, यानी कि इसके जो फैसले होते हैं उससे कहीं ना कहीं पश्चिमी देश को फ़ायदा हो रहा होता है, ठीक है। यानी ये ऐसे फैसले लेती है जिससे पश्चिमी देशों को फ़ायदा हो, सभी देशों को सोचकर ये काम नहीं कर रही है, इस पर यह आरोप लगाया गया, ठीक है। फिर तीसरा आरोप ये लगाया गया था कि इसमें न्याय संगत प्रतिनिधित्व का अभाव है, यानी कि सही तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। बात सही है, 5 और 10 सदस्य हैं, आज तक इतने ही हैं, दुनिया में इतने सारे देश हैं, ठीक है। आम सभा में इतनी सदस्य संख्या बढ़ के 193 तक पहुंच गई है, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल सदस्य नहीं बढ़ाया है, तो कैसे आप कह सकते हो कि पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करती है? नहीं करती ना, तो आप ये बता सकते थे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में वर्ष 1967 का एक महत्वपूर्ण पड़ाव मानने का दो कारण बताइए। ठीक है, तो ये 1967 जो है इसको एक महत्वपूर्ण पड़ाव कैसे मानते हैं? तो आपने देखा होगा कि 1967 के चुनाव में जो हुआ था ना
वो अपने आप में बहुत अचंभा था, क्योंकि कांग्रेस जो है प्रथम चुनाव में, द्वितीय चुनाव में, तृतीय चुनाव में जितनी ज़्यादा सफलता लेकर आई थी, 1967 के चुनाव में वो सफलता देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो आखिर क्या क्या हुआ था इसको हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है। मैं आपको आंसर में एक एक पॉइंट बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। देखो, इस समय देश में बड़े बदलाव देखने को मिले। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है। अब बड़े बदलाव में क्या था कि विपक्षी दल सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन आयोजित करने और सरकार पर दबाव बनाने में सबसे आगे थे। इस समय क्या हो रहा था कि विपक्षी पार्टियां ना केंद्र की सरकार पे दबाव बना रही थी। ठीक है, फिर 1967 के चुनाव के जो नतीजे थे उसने कांग्रेस को केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी झटका दिया। अब देखो, केंद्र में तो सरकार बच गई, लेकिन 9 राज्यों से 7+2 9 राज्यों से इनकी सरकार जो थी वो चली गई, और ऐसा पहली बार हुआ था। ठीक है, एक तो ये महत्वपूर्ण घटना थी। फिर दूसरा क्या था कि कांग्रेस के दिग्गज नेता हार गए थे। आप ये भी लिख सकते हो। एक और पॉइंट लिख सकते हो कि 1967 के चुनाव ने गठबंधन की परिघटना को सामने ला दिया, क्योंकि ये जो 9 राज्यों में जो गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थी वो अपने दम पे थोड़ी बनी थी, वो गठबंधन की सरकार बनी थी। इनको क्या कहा जाता था? इनको संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा जाता था। ठीक है, संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा जाता था। तो ये कुछ घटनाएं थी जो 1967 के चुनावों में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपसे पूछा गया है कि राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगोवाल के द्वारा 1985 में हस्तांतरित पंजाब समझौते के किन्हीं 2 प्रावधान का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो राजीव गांधी और लोंगोवाल के बीच में जो पंजाब समझौता हुआ था उसमें कोई 2 प्रावधान बताने हैं। ठीक है, अब देखो इसमें इतने सारे प्रावधान दे रखे हैं, लेकिन आपको पेपर में कोई 2 बताने, क्योंकि क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, बाकी मैं डिस्कस सारे कर देता हूँ। इसमें ये बात हुई थी कि चंडीगढ़ जो है ये पंजाब को दे दिया जाएगा, पहला प्रावधान आप यही बता दो। फिर पंजाब और हरियाणा के बीच में जो सीमा विवाद है उसको सुलझाने के लिए एक अलग से आयोग बनाया जाएगा। ठीक है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में जो नदी जल को लेकर विवाद रहता है, ठीक है, पानी के बंटवारे को लेकर, उसको निपटाने के लिए भी एक न्यायाधिकार यानी ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। पंजाब में जो उग्रवाद से प्रभावित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको अच्छा इलाज मिल सके और उनको मुआवजा देने के लिए भी सहमति बनी थी। और पंजाब में जो सशस्त्र बल लगा हुआ था, ठीक है, इसको वापस लेने की बात की गई थी। तो ये 4 से 5 पॉइंट थे, लेकिन आपको पेपर में आए तो कोई 2 पॉइंट बताना अगर 2 नंबर में आता है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गठबंधन की सरकार के कोई 2 फायदे बताने हैं। तो गठबंधन की सरकार के क्या फायदे होते हैं? सबसे पहला फायदा तो आप ये बताओ कि क्षेत्रीय दलों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है। देखिए, जो लोकल पार्टियां होती है जिनका मुश्किल से 1 या 2 सांसद बन पाते हैं, इनको भी प्रतिनिधित्व मिल जाता है। वरना अगर गठबंधन की सरकार ना हो तो इनको कोई पूछे भी ना। ठीक है, गठबंधन की सरकार में इनको बेनिफिट मिल जाता है। फिर स्थिर सरकारें बनाने में मदद मिलती है, क्योंकि जो गठबंधन का मतलब ही क्या है कि किसी को बहुमत नहीं मिला है, ऐसे में सरकार स्थिर नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं गठबंधन कुछ हद तक सरकार को स्थिर बनाने की कोशिश करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो था हमारा सेक्शन बी। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में हमारे होते हैं 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हमारे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, इसको देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वैश्वीकरण के किन्हीं 4 परिणामों की व्याख्या कीजिए। वैश्वीकरण जो है इसके परिणाम बताने हैं आपको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझिए इसको। देखिए, वैश्वीकरण के क्या परिणाम है कि राज्य जो है ना, राज्य पहले के समय में राज्य जो होता था कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभाता था, यानी जनता के भले के लिए काम करता था। लेकिन अब जो है उसने अपने आप को न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य बना लिया, यानी कि अब कल्याणकारी राज्य, राज्य का मतलब यहाँ सरकार से है, कल्याणकारी सरकार की जगह पे न्यूनतम हस्तक्षेपकारी सरकार ने ले लिया है। ठीक है, सरकार अपने आप को कुछ मेन मुद्दों तक सीमित रखती है, जैसे कि कानून बनाना, कानून को लागू करना। ठीक है, आगे बात करते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं। विश्व भर में बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनका प्रवेश हो गया है, उनकी भूमिका बढ़ रही है, जिसके कारण सरकार जो होती है खुद निर्णय लेने की क्षमता में कमी आती है। क्योंकि भाई देखो, ये एमएनसी जो होती है सरकारों को फ़ायदा भी देती है, क्योंकि सरकारों को टैक्स मिलता है। एमएनसी बहुत बड़े लेवल पे रोजगार भी देती है, तो कहीं ना कहीं सरकार पे दबाव भी बनाती है। ठीक है, तो सरकार की क्षमता में कमी आ रही है, ये बता सकते हो। अब देखो, यहाँ पे एक चीज बता रखी है कि वैश्वीकरण के कोई 4 परिणाम, इसमें आपसे ना तो सकारात्मक बोले ना तो नकारात्मक, तो आप इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के पॉइंट लिख सकते हो, आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वैश्वीकरण के कारण दुनिया भर में वस्तुओं का व्यापार बढ़ा है, बहुत तेजी से व्यापार हो रहा है। ठीक है, फिर 4th पॉइंट है कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव से, ठीक है, एक समान संस्कृति का उदय हो रहा है। आज पूरी दुनिया में एक जैसी संस्कृति होती जा रही है, और ज़्यादातर जो दुनिया भर के देश हैं वो अमेरिका की संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो सांस्कृतिक
हास भी हुआ है, ऐसे भी आप बता सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा 19वां। अब 20वां देखते हैं। भारत ने सोवियत संघ के विघटन के बाद सभी नव स्वतंत्र देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे, लेकिन रूस और भारत के बीच में संबंध जो है अभी भी अधिक सौहार्दपूर्ण है। किन्हीं दो उदाहरणों की सहायता से आपको बताना है। ठीक है, अब देखो इतना ही बड़ी स्टेटमेंट है, इतनी बड़ी लैंग्वेज है क्वेश्चन की, लेकिन ना आपसे सीधा सीधा ये पूछा हुआ है कि भारत और रूस के संबंध इतने अच्छे क्यों हैं, या भारत और रूस के संबंध बताने हैं, और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को समझते हैं। देखिए, भारत और रूस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों देशों के बीच में विश्वास और साझा हित के संबंध है। ठीक है, एक दूसरे पे विश्वास है और साझा हित है, क्योंकि भाई हम उससे हथियार खरीदते हैं, वो हमें हथियार अगर देता है तो कहीं ना कहीं हम उसको पैसे देते हैं। तो ठीक है, तो इसमें दोनों का ही फायदा है। फिर आगे देखो, भारतीय अभिनेता जैसे कि हमारी हिंदी फिल्म के गाने जो हैं रूस में सुने जाते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। हमारे राज कपूर हो गए, अमिताभ हो गए, इनको वहाँ पे काफ़ी पसंद किया जाता है। फिर रूस और भारत एक बहुध्रुवीय, दोनों का सपना था कि बहुध्रुवीय विश्व हो। ठीक है, सामूहिक सुरक्षा, अधिक क्षेत्रवाद आदि दृष्टिकोण साझा करते हैं, यानी कि दोनों ही चाहते थे कि बहुध्रुवीय विश्व और दुनिया भर में बहुत सारे शक्तियाँ हों। ठीक है, विभिन्न देश ताकतवर बन के उभरें। नेक्स्ट है कि रूस को भारत से लाभ होता है, क्योंकि भारत रूस के लिए हथियार का दूसरा बाजार है। ठीक है, रूस हमको हथियार बेचता है और हम हथियार खरीदते हैं। फिर भारत अपनी परमाणु ऊर्जा योजनाओं और अंतरिक्ष उद्योग के लिए रूस से चीज़ें आयात करता है, तो इससे भी रूस को फ़ायदा है। ठीक है, और रूस हमारी कहीं ना कहीं इन मामलों में मदद भी करता है। ठीक है, चाहे क्रायोजेनिक रॉकेट देकर मदद की हो या अंतरिक्ष मामले में मदद की हो। ठीक है, तो रूस हमारा हमारा साथी है, तो आप ऐसे बता सकते थे। नेक्स्ट है हमारा, अब देखो ये जो 20वां क्वेश्चन है ना, इसी को अथवा में, यानी कि ऑप्शन में ये क्वेश्चन था 20.2, इसीलिए मैंने ये रेड कलर से लिख रखा है। तो ये ऑप्शन वाला है, अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कर दिया है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि शीत युद्ध काल के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था विश्व के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक विकसित थी। ठीक है, यानी शीत युद्ध के काल में अगर हम देखें तो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी वो दुनिया भर के अन्य हिस्सों से काफ़ी डेवलप थी। बिल्कुल ठीक है, फिर भी सोवियत प्रणाली में कुछ ऐसी विशेषता थी जो अमेरिका से अलग थी, और ऐसी किन्हीं दो विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो सोवियत संघ में क्या विशेषता थी, हमने आपको बताया था, चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, यानी वर्ल्ड वॉर 2 होता है 1939 से 1945 तक। ठीक है, उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महान शक्ति बन के उभरा, और सोवियत अर्थव्यवस्था जो थी, अगर अमेरिका को हम छोड़ दें तो बाकी दुनिया की तुलना में सोवियत की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा डेवलप थी। ठीक है, यानी कि पहले नंबर पे तो यूएसए आता है, ये तो हमेशा ही फर्स्ट है, लेकिन यूएसए के बाद अगर कोई सेकंड नंबर पे आता है तो वो यूएसएसआर था। ठीक है, दुनिया में सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था अगर हम यूएसए के बाद बात करें तो सोवियत संघ की थी। तो सबसे पहली विशेषता आप यही बता दो। फिर क्या था कि सोवियत संघ में संचार, जो कम्युनिकेशन जो नेटवर्क था वो बहुत अच्छा था, और इनके पास ऊर्जा संसाधन भी अवेलेबल थे, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। फिर क्या है, इनका जो घरेलू उपभोक्ता उद्योग था वो बहुत अच्छा था। यहाँ पे पिन से लेकर कार तक का उत्पादन होता था, यानी छोटी से छोटी चीज़ों से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ों का यहाँ पे क्या होता था, उत्पादन होता था। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट है कि सोवियत संघ ने सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर रखा था। ठीक है, यानी कि जो सभी नागरिक हैं उनके लिए बेसिक ये सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे उनको रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, उनको शिक्षा मिल जाए, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाए, रोजगार मिल जाए, ऐसी बेसिक नीड उनकी पूरी करने के लिए ये सारी चीज़ें वहाँ पे पूरी हो जाती थी। तो यहाँ पे आपसे 2 ही पॉइंट पूछे थे, हमने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। फिर भी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बेरोज़गारी नहीं थी, आप ये बता सकते हो बेरोज़गारी नहीं थी। और यहाँ पे सरकार जो थी स्वास्थ्य सुविधा हो गई, या फिर मान लीजिए शिक्षा हो गई, अन्य चीज़ों में लोगों को कहीं ना कहीं कल्याणकारी योजनाएं लेकर आती थी, जिससे उनको सब्सिडी मिल जाती थी। ठीक है, रियायत मिल जाती थी। तो ये पॉइंट आप बता सकते थे। अगला क्वेश्चन है 21, पाकिस्तान में सफल लोकतंत्र स्थापित करने में आई कोई 2 प्रमुख चुनौतियां बतानी है। तो पाकिस्तान में जो लोकतंत्र सफलतापूर्वक नहीं हो पाया, उसके पीछे कारण क्या है। सबसे पहला कारण क्या है कि यहाँ पे सेना, धर्मगुरु और जो जमींदार हैं इनका दबदबा रहता है। ठीक है, इनका दबदबा रहता है, इसलिए यहाँ पे लोकतंत्र नहीं आ पाया है। और ये कहीं ना कहीं सैन्य सरकार की स्थापना
यहाँ पे होती रहती है, ठीक है। हमेशा सेना, वैसे देखो कई बार हमने ये भी सुना है कि लोकतंत्र की सरकार आ जाती है, लेकिन नाम की लोकतंत्र की सरकार होती है, असली पावर वहाँ पे सेना के हाथ में ही होती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही बताना है कि वहाँ पे सेना, धर्मगुरु और जो भूस्वामी है इनका दबदबा है। दूसरा पॉइंट ये बताना है कि भारत के साथ पाकिस्तान का हमेशा संघर्ष रहता है, यानी कि तनातनी वाले रिश्ते रहते हैं। तो इसके कारण भी क्या होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ऐसे समूह हैं जो सेना को चाहते हैं, ठीक है, तो उनके कारण यहाँ पे सेना का दबदबा रहता है। 2 पॉइंट हो गए और 2 ही आपसे पूछे थे, लेकिन हम 1-2 पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिल पाया इनको। सभी जो खासकर अमेरिका जैसे पश्चिमी देश हैं, इन्होंने अपना अपना फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ पे सेना और सत्तावादी जो शासन है उसको प्रोत्साहित किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21.2, यानी कि 21वें में अथवा में दे रखा था। अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ये कर सकते थे। और देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना ये सारे इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एज इट इज़ यही क्वेश्चन आ जाए पेपर में, तो बिल्कुल अच्छे से याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन है कि सार्क ने दक्षिण एशियाई देशों में बहुपक्षीय साधनों के माध्यम से सहयोग विकसित करने की क्षेत्रीय पहल की है, ठीक है। कोई 2 उदाहरण बताने हैं आपको। तो देखिए, सार्क के सदस्यों ने 2004 में क्या करा, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता यानी साफ्टा पे हस्ताक्षर करे, क्योंकि ये देश चाहते थे कि आपस में इन देशों के बीच में मुक्त व्यापार हो सके, ठीक है। मुक्त व्यापार होगा तो कहीं ना कहीं इनको फ़ायदा मिलेगा, तो इस साफ्टा ने वादा किया था कि यहाँ पे मुक्त व्यापार करेंगे। फिर सार्क के माध्यम से तनाव को प्रबंधित करने और शांति स्थापित करने के भी प्रयास किए गए, जैसे कि जो सार्क का शिखर सम्मेलन वगैरह है, यहाँ पे भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे से बेहतर ढंग से समझने और उसकी समस्याओं का समाधान खोजने की स्थिति प्रदान की गई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, आप बता सकते थे। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1974-75 के दौरान कांग्रेस सरकार के विरुद्ध जो धरने प्रदर्शन चल रहे थे, ठीक है, उसके लिए 4 आपको ऐसी सिचुएशन बतानी है, परिस्थिति बतानी है जिसकी वजह से ये हुआ था। तो देखो बहुत सारे कारण थे। उस समय देश में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, इसलिए स्टूडेंट्स आंदोलन वगैरह भी आपको देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पे क्या था, उच्च मुद्रास्फीति दर यानी महंगाई दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और औद्योगिक विकास जो था वो पहले के मुकाबले कम हो रहा था। फिर क्या था, कई लोगों की सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रोक दी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनके बीच में असंतोष हो गया। फिर गुजरात और बिहार में स्टूडेंट का आंदोलन हो गया, रेलवे की हड़ताल हो गई, न्यायपालिका से सरकार का टकराव हो गया। ये सारे कारण थे, लेकिन 4 पूछे तो कोई 4 कारण आप पेपर में बता सकते हो। तो चलिए देखते हैं सिक्किम का विलय कैसे होता है। देखिए सिक्किम जो है ना भारत का 22वां राज्य बना था, ठीक है। तो उसको पढ़ते हैं कि आखिर ये बना कैसे था। देखिए आज़ादी के समय सिक्किम जो था भारत का एक संरक्षित राज्य था, भारत उसको संरक्षण देता था, लेकिन ये एक संप्रभु देश नहीं था। ये मत सोचना कि अलग से कोई सेपरेट देश भी था, ऐसा भी नहीं था। ये भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम की रक्षा और संबंधों की देखभाल जो होती थी वो भारत के द्वारा होती थी, भारत ही उसकी रक्षा करता था, उसकी देखभाल करता था। और आंतरिक प्रशासन की शक्ति जो थी वो सिक्किम के राजा थे जिनका नाम था चोग्याल, इनके पास होती थी, यानी कि अंदर का शासन, ठीक है, वहाँ के राजा चलाते थे, उसकी देख रेख, उसकी सुरक्षा सब कुछ भारत करता था। सिक्किम में पहला लोकतांत्रिक चुनाव जो था ये 1974 में हुआ। सिक्किम जो है कांग्रेस, यहाँ पे सिक्किम की जो कांग्रेस थी उसने चुनाव जीत लिया, ठीक है, जीत हासिल की। सिक्किम विधानसभा ने 1975 में भारत के साथ एकीकरण के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद वहाँ पे जनमत संग्रह हुआ, जिससे क्या हुआ कि लोकप्रिय स्वीकृति पर मुहर लग गई, यानी कि लोग चाहते थे ज़्यादातर। फिर भारतीय संसद ने क्या करा, इसको तुरंत स्वीकार कर लिया और इसको भारत में शामिल करके भारत का इसको 22वां राज्य के रूप में शामिल कर लिया, ठीक है। ये भारत का 22वां राज्य बन गया। तो ये पूरी इसकी स्टोरी थी। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर डी, सेक्शन डी। इसमें क्या होता है, आपके 3 क्वेश्चन होते हैं, 4+4+4, ठीक है। 12 नंबर का आपका सेक्शन है। इसमें आपका एक पैसेज वाला क्वेश्चन होगा, एक आपका इमेज या कार्टून जो आप कहते हो वो वाला क्वेश्चन होगा, और एक आपका मैप वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपका ये पैसेज वाला क्वेश्चन है, एक बार आप इसको आराम से पढ़ लो, वीडियो को पॉज करके हम सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1947 में ब्रिटिश इंडिया के विभाजन के समय किस सिद्धांत का पालन किया गया था। तो आप सभी जानते हैं कि जब देश का बंटवारा हुआ था तो उस समय जो बंटवारा हुआ था वो धार्मिक बहुसंख्यक पे हुआ था, ठीक है, यानी धर्म के आधार पे हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे। तो वल्लभ भाई पटेल बने थे। तो एक बार ऑप्शन को देख लीजिए ध्यान से, ये रहा बी ऑप्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल दे रखा है, ये हो जाएगा ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश इंडिया में कितनी देसी रियासतें होती थी। तो 565 रियासतें होती थी। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे।
फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देसी रियासतों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, कौन सा गलत है एक बार पढ़ लेते हैं। भारत सरकार कुछ क्षेत्रों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी, ये बिल्कुल ठीक है। जूनागढ़ के शासक ने स्वतंत्र भारत का हिस्सा बनने का फैसला किया था, गलत है। क्योंकि देखो, मणिपुर हो गया, कश्मीर हो गया, जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, ये वो रियासतें हैं जो आसानी से भारतीय संघ में शामिल नहीं हुई, जिनको बहुत दिक्कतें उसे शामिल किया गया था। जूनागढ़ तो बिल्कुल नहीं चाहता था कि भारत में शामिल हो, तो ये गलत है। तो हमें यहीं पे पता लग गया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जब हमें यही आंसर मिल गया तो इतना ही ठीक है अपने लिए। अब आपका अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन। देखिए, मैप वाला क्वेश्चन है। इसमें मैप वाला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये कुछ ABCD करके पॉइंट कर रखे हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। वो राज्य जहाँ पे EMS नंबूरीपाद द्वारा पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया, तो ये EMS जो है ये केरल से है। ठीक है, तो बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बी अक्षर की बात करूँ तो बी अक्षर आप ये फर्स्ट से लगा दोगे। ठीक है, फिर दूसरा है कि भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी है वो कहाँ से है, ये बंगाल से है। तो बंगाल वाला पॉइंट देखो कहाँ है, डी हो जाएगा। ठीक है, इसका डी पॉइंट हो जाएगा। फिर वो राज्य जिसका संबंध पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू से है, तो नेहरू जो थे यूपी के थे, तो ये ए हो जाएगा इसका। और जो अमृत कौर हैं ये कहाँ से हैं, ये पंजाब से हैं, तो ये सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पहचानना था और आप यहाँ पे टेबल में आप भर के लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें, ये आपका मैप वाला दे रखा है, ओ सॉरी, ये आपका कार्टून वाला दे रखा है। ठीक है, यानी कि पैसेज पढ़ लिया हमने, मैप पढ़ लिया हमने, अब कार्टून पढ़ लेते हैं। तो ये कार्टून है, इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कार्टून में दिखाए गए 4 लोगो, इसमें 4 लोगो दिखा रखे हैं। ये लोग हैं, ये सारे लोगो हैं, सॉरी, ये प्रतीक चिन्ह जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये इसको ध्यान से देखिए, ये किसका है, तो ये UNO का है, यानी ये संयुक्त राष्ट्र संघ का है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आपसे पूछा हुआ है कि कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति को आपको पहचानना है कि भाई ये कौन है। तो ये UNO के जो महासचिव है ना, ये वो हैं। ठीक है, UNO के महासचिव हैं। आप बता सकते हो कि इनका नाम है कोफी अन्नान। अगर आप कोफी अन्नान की शक्ल देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण क्यों किया था? तो इजराइल का ये कहना था भाई कि हमने इसलिए करा है उस पर आक्रमण क्योंकि ये हिजबुल्ला नाम का जो आतंकवादी संगठन है उसको पाल रहा है। ठीक है, और अगर ऐसे ही ये पालता रहेगा तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा, तो हमने उस नुकसान को ख़त्म करने के लिए ये सब किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर भी देख सकते हो, ऊपर मैंने आंसर भी लगा दिए हैं, आप पढ़ सकते हो। जो हमारा लास्ट सेक्शन है यानी कि सेक्शन ई, इसको ध्यान से देखते हैं। इसमें अपने 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और इसमें हमें सभी क्वेश्चन में चॉइस मिल जाती है। ठीक है, तो हमारा ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको दो, जैसे एक क्वेश्चन है उसमें एक अलग से ऑप्शन मिल जाएगा, तो अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो आप नीचे का क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो 27वां, 28वां, 29वां, 30वां ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखे हैं। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इनके आंसर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 27 क्वेश्चन है कि भारत के द्वारा गैर पारंपरिक सुरक्षा की बजाय पारंपरिक सुरक्षा पे ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, इसके कोई 3 कारण बताने हैं। ऐसा क्यों है? देखो, पारंपरिक सुरक्षा में क्या होता है, 2 तरह की सुरक्षा हमने पढ़ा होगा। एक है बाहरी सुरक्षा, यानी कि अपने आप को बाहरी देशों से बचाने के लिए अपनी सेना को और हथियारों को आधुनिक करना है। दूसरा होता है अंदरूनी सुरक्षा, क्योंकि देश के अंदर भी जो अलगाववाद चलता है, झगड़े दंगे चलते हैं, उससे भी अपने आप को बचाना है। तो इसलिए भारत के सामने ये चुनौती ज़्यादा है, तो भारत को ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, हमारे पड़ोसी देश, मैं 2 देशों की बात बताता हूँ, एक है पाकिस्तान और एक है चीन। ठीक है, अब भारत जो है पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध लड़ चुका है। पाकिस्तान के साथ पहला युद्ध होता है 47-48 में, दूसरा 1965 में, तीसरा होता है 1971 में और चौथा होता है 1999 में। ठीक है, और चाइना के साथ एक ही युद्ध हुआ है जो कि 1962 में हुआ है। तो अब आप सोचिए कि भारत के अपने पड़ोसी देशों से 5 युद्ध हो चुके हैं, 4 तो पाकिस्तान से, 1 हो रखा है चाइना से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमको बाहरी सुरक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा ना, यानी हमको पारंपरिक सुरक्षा पे ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, तो इसलिए भारत ज़्यादा खर्च करता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, 1962 में जो हमको झटका मिल चुका है, उससे हमें ये समझ में आ गया है अपनी सेना को आधुनिक बनाना है और अपने सेना को आधुनिक हथियार देने हैं। ठीक है, इससे ही हम कहीं ना कहीं अपना बचाव कर पाएंगे, तो इसलिए भी अपने को क्या करना पड़ता है, पारंपरिक सुरक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, फिर क्या है कि भारत को कुछ आंतरिक अलगाववादी आंदोलन भी झेलने पड़ते हैं। आपने कश्मीर में देखा होगा कि कुछ लोग सेना पे पत्थर मारते थे, पाकिस्तान के गुण गाते थे। ठीक है, पाकिस्तान में मिलने की बात करते थे। पंजाब में आपने देखा होगा, पंजाब में एक गुट है जो खालिस्तान नाम से अलग देश बनाने की बात करता है। तो हमारे देश में ये जो अलगाववादी आंदोलन है, ऐसे मिजोरम में आपने देखा होगा। ठीक है,
असम, नागालैंड, कई जगह पे ऐसी चीज़ें देखने को मिल चुकी हैं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमको, ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए हमको कहीं ना कहीं पारंपरिक सुरक्षा पे ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, ठीक है। फिर पड़ोसी देशों से चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने आप को हमें परमाणु हथियार से लैस बनाना ही पड़ेगा, इसलिए हमें पारंपरिक सुरक्षा पे ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, यानी अगर आपने पहला कर दिया तो आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। लेकिन फिर भी हम आंसर पढ़ते हैं क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको कह रहा हूँ इन क्वेश्चन को बिल्कुल सीरियस होकर याद करना, हो सकता है बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन यही आ जाए पेपर में, ठीक है। तो देखिए, सुरक्षा के लिए खतरे के कोई 3 नए स्रोत बताने हैं। आतंकवाद एक स्रोत है, ठीक है, मानव अधिकार का उल्लंघन एक स्रोत है, महामारियाँ एक स्रोत है, फिर आप बता सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग भी एक स्रोत है, ठीक है, और क्या बता सकते हो, गरीबी, निरक्षरता, ये सारे के सारे क्या है, खतरे के नए स्रोत हैं, ठीक है। तो आप इनके बारे में बता सकते थे। अगला क्वेश्चन देखो, चीनी अर्थव्यवस्था में नाटकीय सुधार के बावजूद चीन के सभी लोगों को इन सुधारों का लाभ क्यों नहीं मिल पाया है, कोई 3 कारण आपको बताने हैं। तो देखिए, चीन में बेरोजगारी बढ़ गई है, लगभग 100 मिलियन लोग नौकरी की तलाश में हैं, ठीक है, सबको फ़ायदा नहीं हो पाया। चीन डेवलप हो गया लेकिन उसका फ़ायदा लोगों को नहीं मिला। महिला जो है, रोजगार और कामकाज की स्थितियां जो है वहाँ पे बहुत ख़राब है। पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे। ग्रामीण और शहरी निवासों के बीच में आर्थिक असमानता है, गाँव के लोग बहुत गरीब है तो शहरों के लोग बहुत अमीर है, यानी एक खाई है इनके बीच में। तटीय और अंतर्देशीय जो प्रांत है उसके बीच में काफ़ी आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते हो। इसी के ऑप्शन में दे रखा है कि यूरोपीय संघ एक आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर एक तरह से राजनीतिक संगठन बनने की प्रक्रिया का वर्णन करना है। कैसे यूरोपीय संघ शुरू में आर्थिक संगठन था, बाद में राजनीतिक बन गया, ये आपको बताना है। तो देखिए, आपने देखा होगा कि मार्शल योजना के तहत यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अमेरिका ने कितनी बड़ी मदद करी थी। फिर उसके बाद 1948 में यूरोपीय राज्यों के बीच व्यापार और आर्थिक मुद्दों को पे सहयोग बढ़ाने के लिए ओईसीसी की स्थापना हुई। फिर 1949 में राजनीतिक सहयोग, ठीक है, राजनीतिक सहयोग संगठन की स्थापना हो जाती है। फिर 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना होती है। फिर बाद में यूरोपीय संघ का गठन होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे कैसे एक संगठन के रूप में बढ़ते बढ़ते यूरोपीय संघ जो था एक मतलब आर्थिक संगठन से राजनीतिक संगठन बन जाता। अब राजनीतिक संगठन से कैसे समझोगे आप, क्योंकि देखो ये कहीं ना कहीं इसकी अपनी खुद की विदेश नीति है, सुरक्षा नीति है, न्याय और गृह मामलों पे सहयोग के लिए काम करता है। इनके पास अपना झंडा है, अपना गान है, अपना स्थापना दिवस है, अपनी मुद्रा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो उसे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक संगठन के रूप में बनाती है, उभारती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, 20वीं सदी के अंतिम दशक के दौरान भारतीय राजनीति में घटित किन्हीं 3 प्रमुख घटनाओं को बताओ। तो इम्पोर्टेंट है, या फिर आप ये कह लो कि 1990 के दशक में, ठीक है, 1990 के आसपास के दशक में आप देखोगे क्या परिवर्तन होते हैं। तो इस समय हो जाता है कांग्रेस प्रणाली का पतन। आपने देखा होगा जब देश आज़ाद हुआ था तब से लेके 1989 तक कांग्रेस ही केंद्र में आती रही है, लगभग बीच में एक बार कांग्रेस की सरकार गई भी है वो इमरजेंसी के बाद, लेकिन लगभग देखे तो कांग्रेस ही शासन में रही, ठीक है। लेकिन कांग्रेस जो एक तरफा सीटें लेकर आती थी वो सिस्टम यहाँ पे खत्म हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस को लोकसभा में केवल 197 सीटें मिली। अब सोचो कि कितनी, जो पार्टी कभी 360 सीटें लाती थी उसे केवल 197 सीटें मिली, और उसके बाद जितनी भी सरकारें आई सब गठबंधन की सरकार आई। तो यहाँ पे कांग्रेस प्रणाली खत्म हो चुकी थी। एक तो ये परिवर्तन हुआ। फिर मंडल मुद्दे का उदय हुआ। इस समय में मंडल आयोग और मंडल जो ये आरक्षण की बात थी, ओबीसी को 27% आरक्षण, इस पे बहुत चला, ठीक है। अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण की बात है, इसका विरोध भी हुआ, इसका सपोर्ट भी हुआ, देश में दंगे भी हुए, ये सब चल रहा था। तो ये एक नई चीज़ थी, ये परिवर्तन था। फिर नई आर्थिक नीति अपनाई गई 1991 में। हमने अपनी जो नीतियाँ थी, ठीक है, जो हमारी व्यापार और अर्थव्यवस्था की नीति थी उसको हमने उदार बनाया, लिबरल बनाया, व्यापार के लिए रास्ते खोले, मुक्त व्यापार के लिए रास्ते खोले, विदेशी निवेश को अट्रैक्ट करने का प्रयास किया गया। तो नई आर्थिक नीति अपनाई गई, ये बता सकते थे। बाबरी मस्जिद का विध्वंस, अयोध्या विवाद आप बता सकते हो, और इसी समय में राजीव गांधी की हत्या। तो ये 4 से 5 पॉइंट है। एक शाहबानो केस भी था, शाहबानो केस वाला भी आप बताना चाहो तो बता सकते हो। वैसे यहाँ पे आपसे 3 ही पूछे हुए हैं तो आपको इतने ज़्यादा पॉइंट नहीं बताने, ठीक है। इसी के ऑप्शन में क्वेश्चन है कि 1989 के बाद गहन प्रतिस्पर्धा और कई संघर्षों के बीच अधिकांश दलों में जो आम सहमति थी वो बतानी। हाँ देखो,
1989 के बाद सभी पार्टियों में गहरा कंपटीशन देखने को मिला, लेकिन 3 से 4 मुद्दे ऐसे थे ना, 4 मुद्दे आप मान लीजिए ऐसे थे जिसपे सभी पार्टी तैयार थी। उसी में से आपसे कोई 3 मुद्दे आपसे पूछे हुए, यानी कि कोई 3 बिंदु आपको बताने हैं। तो सबसे पहला, नई आर्थिक नीति जब लाई गई थी 1991 में, ठीक है, और हमने संरक्षणवाद की नीति को छोड़ दिया था और वैश्वीकरण की ओर हम बढ़ रहे थे, मुक्त व्यापार की ओर बढ़ रहे थे, इस पे सभी सहमत थे। ठीक है, बेशक से आपस में पार्टी लड़ती हो, लेकिन इन बात पे सभी सहमत थे। तो ये पहला पॉइंट था। फिर क्या है कि दूसरा पॉइंट कि पिछड़ी जाति जो है उनको राजनीति और सामाजिक दावों को स्वीकार करना, पिछड़ी जातियों का राजनीति में लाना, उनकी दायित्व को स्वीकार करना, इस पे सभी दल सहमत थे। ठीक है, फिर देश में के शासन में जो राज्य स्तर के जो दल हैं, जो लोकल पार्टी होती है, उसको शामिल करना, उसको महत्व देना, इस पे सभी सहमत थे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको बताने थे। इसी में फिर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। स्वतंत्र भारत की विदेश नीति ने शांतिपूर्ण विश्व के सपने को साकार करने का प्रयास किया। आपको इसके बदले में 3 पॉइंट बताने हैं इसके पक्ष में। ठीक है, तो देखिए, स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले गुटनिरपेक्षता की नीति की बात चली है, क्योंकि ना तो हम यूएसए में जाएंगे ना हम यूएसएसआर में जाएंगे, हम अपने आप को दोनों से अलग रखेंगे और गुटनिरपेक्ष यानी कि नॉन अलाइंग मूवमेंट में शामिल होंगे। तो यहाँ से पता लगता है कि हमने एक स्वतंत्र विदेश नीति रखी है, हमें जो अच्छा लगता है हम वो करेंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा क्या है, शीत युद्ध के दौर में भी भारत ने दोनों खेमों से अपने आप को दूर रखा। ठीक है, दोनों खेमों से अपने आप को दूर रखा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर 1956 में ब्रिटेन ने सुएज नहर के मुद्दे पे जब मिस्र पे हमला किया तो भारत ने इस आक्रमण के खिलाफ पूरी दुनिया में विरोध करा। लेकिन जब तो यहाँ से ये पता लगता है कि भारत जो है अपने अपने हिसाब से अपनी विदेश नीति को चलाता है, स्वतंत्र होकर, किसी के दबाव में काम नहीं करता। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप बता सकते थे, 3 ही पॉइंट बताने थे। इसके बाद इसी क्वेश्चन के ऑप्शन में दे रखा है कि भारत औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का एक प्रबल समर्थक है और रंग भेद की नीति का कट्टर विरोधी है। इसके बारे में आपको 3 पॉइंट बताने। तो देखो, नेहरू के नेतृत्व में भारत ने 1947 में मार्च के महीने में एशियाई संबंध सम्मेलन बुला लिया था। भारत ने उपनिवेशीकरण से मुक्ति दिलाने के लिए, ठीक है, इंडोनेशिया को आज़ाद कराने के लिए भारत ने प्रयास करे। साउथ अफ्रीका में रंग भेद जो होता था उसका भी भारत ने विरोध करा। भारत ने स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन करा और अपने देश में भी अगर हम देखें तो भारत ने हमेशा से उपनिवेशीकरण जो व्यवस्था थी, जो अंग्रेज दुनिया भर के देशों को गुलाम कर रहे थे, इसका भारत ने हमेशा से विरोध करा है। ठीक है, 1955 में बॉन्डुंग सम्मेलन होता है, यहीं पर फिर बाद में गुट निरपेक्षता की नींव पड़ती है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये जो क्वेश्चन पेपर है खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन पहले से आते हो। आप मुझे कमेंट में बताइए कि इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको आते हैं या नहीं आते। मान लो सेम पेपर आपके पेपर में आ जाता है डिक्टो, तो आप अच्छे से कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप मुझे कमेंट में बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।